वेल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पॉइंट पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसमें हमने पिछला जो लेक्चर था प्रीवियस, उसमें हमने वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बात की। आपको याद होगा दो अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हमने डिस्कस किए। वन ऑफ द वेरिएशन वाज विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, हाइट, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर चले जाते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें डिक्रीज हो जाती है एंड वी गॉट सर्टेन फॉर्मुलीज। फिर हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से नीचे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर हम पोजीशन ले लेते हैं तो इस सिनेरियो में भी हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए रिलेटिंग परसेंटेज चेंज क्या होगा या कंपैरिजन कैसे किया जाएगा कि हाइट में और डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आ सकता है। आज का जो अपना लेक्चर होगा ये एक खास तरीके के वेरिएशन पर बात करेंगे हम, जिसे हम कहते हैं वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड। ठीक है, ड्यू टू लैटिट्यूड एंड साइमल्टेनियसली द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट कराना चाहता हूं कि लैटिट्यूड का क्या मतलब है। वंस वी गेट टू नो कि हम लैटिट्यूड किसे कहते हैं तो उसके बाद फिर हम अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट को कंसिडरेशन में लाएंगे और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। सी, ये अगर मैं अर्थ मान लेता हूं, ठीक है, ऐसे, तो अर्थ पर ज्योग्राफिक पोजीशंस बताना या अर्थ पर अलग अलग लोकेशंस को बताना अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स मामला है, डिफिकल्ट है, ये सिचुएशन डिफिकल्ट है। जरा ऐसे सवाल करिए अपने आप से, इसको क्वेश्चन करिए अपने आप से कि हम अर्थ पर कहां हैं, वेयर वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो टफ, काफी टफ। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ ऐसे कहा कि ये जो सबसे बड़ा सर्कल हम अर्थ के ऊपर बना सकते हैं ना, ये वाला, ज्योग्राफिकल नोटेशंस के हिसाब से मैं बात करूं, ऐसे अर्थ के पीछे पीछे से भी घूम के आएगा सर्कल, ये ऐसे पीछे से घूम के आएगा लाइक दिस, ऐसे। तो इसे हम कहते हैं इक्वेटर, बराबर? यस सर। इक्वेटर। और अर्थ जिस एक्सिस पर ऐसे घूम रही होगी, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ ऐसे, तो जिस एक्सिस पर अर्थ घूम रही होगी उन ऊपर और नीचे की जगहों को हम कॉल करते हैं पोल। तो ये पोजीशन अर्थ पर क्या हो गई? पोल। और ये पोजीशन अर्थ पर क्या हो गई? पोल। ऑफ कोर्स हम इसे नॉर्थ कहते हैं ज्योग्राफिकली और इसे हम कहते हैं साउथ। और ये जो बीच वाली लाइन हम लोग बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरा अर्थ के सरफेस पर ऐसा जो सर्कल बन सकता है, पूरा पीछे से घूम के आगे तक जो लाइन ऐसी बनेगी सर्कल की, उसे हम क्या नाम देंगे? इक्वेटर। इक्वेटर। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर पोजीशन को अर्थ के सरफेस पर डिस्क्राइब करने के लिए हम इक्वेटर और पोल की हेल्प लेते हैं कि भाई हम ये कह सकते हैं इक्वेटर पर कहीं है हम, पोल के नजदीक कहीं है हम। लेकिन इसके बावजूद भी हम थोड़ा सा डिफिकल्टी में आ जाते हैं कि अगर यहां कहीं बीच में है हम, इधर उधर कहीं, तो हम अपनी लोकेशन को कैसे स्पेसिफाई करें। ऑफ कोर्स वी मे टेक द हेल्प ऑफ नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये डायरेक्शंस की तो हम हेल्प लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमें कुछ और स्पेसिफिकेशंस बताने होंगे ताकि हम पिन पॉइंट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। तो वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम एंगल्स की फॉर्मेट में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पोल टू पोल मैं एक लाइन ज्वाइन करा देता हूं, ऑफ कोर्स इस लाइन को हम कह सकते हैं एक्सिस है, ठीक है। अब कोई एक पोजीशन यहां पर है अर्थ पर, ठीक, पी पॉइंट एक पर्टिकुलर पोजीशन है। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस पी पोजीशन को अर्थ पर कैसे स्पेसिफाई करूंगा। आई कांट एग्जैक्टली, मैं इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकता हूं। लेकिन जरा सोचिए अगर मैं ऐसे करता हूं कि इस पी पॉइंट से अर्थ के सेंटर तक एक लाइन बना दूं, और ये जो अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन है ना, ऐसी, ये अर्थ की जो इक्वेटोरियल लाइन है, इसके साथ इसका एक एंगल गिन लूं, फाई,
अब अगर मैं ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ये जो फाई है ये 60 डिग्री है, जस्ट इमेजिन करें, तो मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा ना कि ये पी कहां आता है। मैं ऐसे कहूंगा इक्वेटर से 60 डिग्री ऊपर जाइए, आपको पी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटा मोटा 2 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन अगर मैं देने की कोशिश करूं तो ऐसे ही कहूंगा मैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन से आप 60 डिग्री ऊपर जाइए तो आपको ये पी लोकेशन मिल जाएगी। तो समझ आया? Yes, sir. तो ये जो एंगल हमने बताया ना, इस एंगल को हम कहते हैं लैटिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूड असल में क्या है? तो आंसर है एक एंगल है जो मेजर होता है इक्वेटोरियल लाइन से। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन से ही गिनना है हमको इसका एंगल को, ऐसे उल्टा नहीं गिनोगे, एक्सियल लाइन से नहीं गिनोगे, हम इसे इक्वेटोरियल लाइन से गिनेंगे। तो व्हाट इज द लैटिट्यूड? तो हम क्या कहेंगे? Angle एंगल है, एक एंगल है। from कहां से मेजर होगा? equator. मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने की बात है, अगर पोजीशन एग्जैक्टली इक्वेटर पर आ जाती है, एट इक्वेटर पोजीशन जो है एग्जैक्टली इक्वेटर पर आती है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 0। यहीं पर अगर मैं पोजीशन बता दूं तो एंगल बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, फाई एंगल जिसे हम कह रहे हैं लैटिट्यूड एंगल, वो 0 हो जाएगा। और अगर किसी सिचुएशन में हम लोग पोल पे पहुंच जाए, नॉर्थ या साउथ कहीं भी अगर हम पोल पर पहुंच जाए एट पोल, तो बताइए फाई कितना होगा? 90। 90। शाबाश, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं पूरा ऐसे गिनूंगा ना इस वक्त, तो सिचुएशन में ये फाई का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे मन में एक डाउट आने लगेगा, अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं और यहां पहुंच जाएं, कोई मुझसे कहेगा सर मैं यहां जाता हूं, यहां पहुंच रहा हूं मैं, तो क्या करूंगा? बट अगर आप दूसरे साइड पे पहुंच जाते हो ना, तो लाइन ऐसे बनाओ आप और एंगल यहां से गिनोगे आप। समझ रहे हो? ऐसे नहीं करोगे आप 90 के बाद 120 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड 180 एंड सो ऑन, ऐसे नहीं करोगे आप। ये जो लैटिट्यूड वाला एंगल होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 90 होगी। इसके अलावा कोई इसकी वैल्यूज हम नहीं स्पेसिफाई करेंगे, ऐसे 360 डिग्री पूरा घुमा के बात नहीं करेंगे हम। तो लैटिट्यूड एंगल की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां आएगी? इक्वेटर पे, और वो 0 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी? Pole. पे और वो कितनी होगी? 90। अगर हम किसी दूसरे पोर्शन पर हैं, अर्थ के दूसरे तीसरे चौथे कहीं भी किसी और पोर्शन पर हैं, मान लीजिए अगर हम यहां चले जाते हैं किसी गिवन सिचुएशन में ऐसे लाइक दिस, तो आप एंगल ऐसे गिनिएगा। यहां कहीं चले जाते हैं आप लाइक दिस, तो आप एंगल ऐसे गिनिएगा। बहरहाल शर्त ये होगी कि यहां जब भी एंगल आएगा 0 आएगा, यहां आएगा जब भी तो 90 आएगा, और यहां जब भी आएगा तो 90 आएगा। बात समझ आइए आपके? Yes, sir. तो फंडामेंटली इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि किसी भी गिवन सिचुएशन में अर्थ के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए लैटिट्यूड एंगल 0 क्लेम किया जाएगा, और पोल पोजीशंस के लिए लैटिट्यूड एंगल जो है वो 90 क्लेम किया जाएगा। बिटवीन इक्वेटर एंड पोल हम इसे रिस्पेक्टिवली जितना आ रहा है उतना 30, 60, 45, 53 व्हाटएवर इट कम्स, 0 से लेके 90 के बीच में जो भी आ रहा है वो स्पेसिफाई करें। ऑफ कोर्स इस लैटिट्यूड के साथ साथ हम डिस्क्रिप्शंस ऑफ डायरेक्शन भी देते हैं कि भाई वेस्ट में है, ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो एंगल भी बता देंगे, डायरेक्शन भी बता देंगे, तो पिन पॉइंट लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट की हमें मिल जाएगी। अब आते हैं मेन बात पर। हमारे मन में ये सवाल उठने लगेगा कि यार लैटिट्यूड या पोजीशंस की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये अपने आप में डिस्कशन के लायक बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, ध्यान से पूरी अप्रोच के साथ इसको सुनना, समझने की कोशिश करना, और अभी लेक्चर खत्म होते होते ही इसे याद कर लेना। लेट्स स्टार्ट विद, चलिए मानते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। ये अर्थ है, ठीक है, ऐसे। और गिवन सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि अर्थ ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है, और अर्थ के घूमने की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है, ऐसे अर्थ का घूमना, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रोटेशन, तो यहां कुछ एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो जाती है। तो अर्थ की ऐसी एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो गई, अब अर्थ घूम रही है। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं,
ध्यान से समझना बेटा, इस लाइन को हम क्या नाम दें? इक्वेटर। इक्वेटर। ऑफ कोर्स ये स्फीयर पर होगा, ये 3 डायमेंशनल व्यू में आप इमेजिन करें तो ये पूरा स्फीयर पर होगा। अच्छा, ये पोजीशन क्या होगी बेटा? ये वाली पोजीशन अर्थ का सेंटर, करेक्ट है। अब इमेजिन करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे यहां पर है, इस जगह पर, और इसका लैटिट्यूड एंगल जो है बच्चों वो फाई बनता है। ओके विद दिस, लैटिट्यूड एंगल फाई बन रहा है। क्लियरिटी आई, समझ आई बात मेरी क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सोचो, ये अर्थ एक स्फीयर है, ऐसे इमेजिन करो। अर्थ एक ऐसा पूरा स्फीयर है, इमेजिन करो। और हम अर्थ के यहां कहीं किसी पॉइंट पर है, ये भी इमेजिन कर लो। ठीक है, ख्याल करें, एक स्फीयर, स्फीयर के ऊपर आप किसी जगह पर हैं। अब इमेजिन करो कि वो स्फीयर घूम रहा है। इमेजिन करो कि वो स्फीयर घूम रहा है। ठीक है, मेरे नजदीक यहाँ कहीं कोई बड़ा बॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। बॉल के ऊपर एक डॉट लगाओ और बॉल को घुमाओ। एक बड़ा सा बॉल लो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऐसा कोई भी, वॉलीबॉल, उसके ऊपर एक डॉट लगा दो। अब उस बॉल को घुमाओ और देखो कि वो डॉट क्या कर रहा है। घूमता। घूमता, स्पेसिफिकली बोलो क्या कर रहा है? स्पेसिफिकली, रोटेशन। हाँ, स्पेसिफिकली बोलोगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। समझ रहे हो? ऐसे सर्कल में, जैसे मैं ये मेरा हाइलाइटर घुमा रहा हूं ना, दिख रहा है आपको? यस सर। इमेजिन करो आपके पास एक बड़ा सा फुटबॉल है, आपने उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, ठीक है, एक पैच लगा दिया, निशानी लगा दी आपने कि हम यहाँ है। अब उस बॉल को स्पिन कराओ, घुमाओ, तो हम देखेंगे कि अगर वो बॉल ऐसे घूम रहा है और उस डॉट को फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो डॉट जो है ऐसा एक सर्कल में घूम रहा है। बट माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो हमें पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां लोकेटेड है ये इस तरीके के एक सर्कल में घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। थोड़ा सा डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ऐसे सर्कल में ये घूमेगा, राइट है। और अगर ये सर्कल में अपने हिसाब से घूमेगा तो इस सर्कल का अपना रेडियस बनेगा, और इस रेडियस को मैं फिलहाल लिखता हूं r। अब एंगुलर ज्योमेट्री को भी समझें। अगर यहां नीचे की तरफ एंगल फाई है तो डेफिनेटली यहां यहां इधर ऊपर की तरफ भी एंगल फाई बनेगा। क्या कहते हो बेटा? यस सर। ज्योमेट्री के हिसाब से सिंपल। हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है, यहां से सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर के पूरा सेंटर ऑफ अर्थ, तो सरफेस से लेकर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियस। रेडियस। तो बेटा ये जो पूरी ब्लू लाइन बनाई है मैंने, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इस छोटे से ट्रायंगल में देखें, इस छोटे से ट्रायंगल की तरफ ध्यान दें। ये ऐसे छोटे से ट्रायंगल की तरफ ध्यान दें। दिखा आपको ये ट्रायंगल, ये, और इस ट्रायंगल में आप लिखें cos ऑफ फाई। तो बताएं आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। यानी कि आपको पता चलेगा या आपको फाइनली मिल जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इनटू cos फाई। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट हमने कंसिडरेशन में लाया ना, ये पॉइंट P है। एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सोचो कि अगर पॉइंट P इधर नहीं होता, इक्वेटर पे होता, तो क्या ऐसे एकदम बड़े सर्कल में घूमता? यस सर। यस सर। और जब वो एकदम बड़े सर्कल में घूम रहा होता तो उस सर्कल का रेडियस भी रेडियस ऑफ अर्थ ही होता। यस सर। और अगर वो इक्वेटर पर होते हुए घूमता तो क्या फाई एंगल 0 होता? यस। यस जरा रखिए, cos 0 क्या आएगा आंसर? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। मतलब मैं वही कह रहा हूं ना, अगर ये यहां ऑब्जेक्ट होता, P यहां नहीं होता, यहां होता, तो जिस बड़े सर्कल में वो घूमता तो उस सर्कल का रेडियस ऑफ अर्थ ही है। r इज इक्वल टू कैपिटल R। समझे? यस सर। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे नहीं है, अर्थ के किसी दूसरे सरफेस पे नहीं है, एग्जैक्टली पोल पर है, एग्जैक्टली पोल पे, तो बताओ घूमता क्या सर्कल में? नहीं, उधर ही रहता। नहीं घूमता, उधर ही रहता। अब कोई चीज ऐसे घूम रही है, एक्सिस वाला पॉइंट तो घूमेगा नहीं ना बेटा। ये देखो मेरी उंगली तो फिक्स है, हाँ सर।
एक्सिस वाला पॉइंट नहीं घूमेगा, मतलब अगर ये पोल पर आ जाए तो इसका रेडियस बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये घूमेगा ही नहीं, है ना। Yes, sir. Yes, पोल sir. पर आने के बाद अपने आप ये स्मॉल r वैल्यू 0 हो जाएगी, और मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं। पोल पर आने पर फाई एंगल कितना हो जाएगा? cos 90. 90 90। cos 90 कितना होता है? 0। r का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए, तो फंडामेंटली हमें एक छोटी सी बात पता चली कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या अर्थ की पोजीशन सरफेस पर है, वो अर्थ के रोटेशन करने की वजह से ऐसे सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व होती जा रही हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती जा रही हैं, और इसके जो सर्कल्स बनेंगे ये पोल के नजदीक छोटे छोटे बनेंगे, और ऐसे बड़े होते 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 सबसे बड़ा सर्कल कहां बनेगा? इक्वेटर पे बनेगा। और नीचे जाओगे दूसरे पोर्शन ऑफ अर्थ पे, रिमेनिंग हाफ पोर्शन ऑफ अर्थ पे, तो फिर ये ऐसे छोटा छोटा सर्कल छोटा सर्कल छोटा सर्कल होते 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 फिर पोल पे बिल्कुल निग्लिजिबल आएगा। क्या मेरी बात अच्छे से पहुंच गई आप तक? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं आगे। आपको मैंने एक फंडामेंटल बात सिखाई थी, हालांकि अभी उसका पूरा डिस्कशन होना है, लेकिन मैंने एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। yes सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Yes, sir. तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट पर भी बाहर की तरफ यानी कि इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। फोर्स आया तो एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हटा दो एक्सेलरेशन बच गया। क्या कहते हो बेटा? yes sir अच्छा, ये मैंने ऐसे बाहर की तरफ क्यों दिखाया? सोचिए। क्योंकि ये जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर इधर है, इधर है। ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, हाँ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे अलोंग द रेडियस आना चाहिए। yes sir हाँ, तो ये मैंने सही डायरेक्शन दिखाई, एकदम करेक्ट। Yes, sir. पक्का 100% ना? Yes, sir. yes हाँ, अब एक काम करते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यहां पे मिला ना, इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं इस तरफ। सिंपली इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं इस तरफ। एंगल निकालने में मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया आपका लैटिट्यूड एंगल फाई। अब सोच समझ के बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए जो मैंने अभी भी बनाया? a pi cos theta AC cos phi. cos phi, शाबाश। बिकॉज ये हमारा मेन वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इधर ओपन हो रहा है, इधर खुल रहा है, और ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, एडजेसेंट कंपोनेंट हो जाएगा cos phi। अच्छा भाई, ये भी बात क्लियर है। छोटा सा डेरिवेशन है, इतने 2-4 लाइन में एंड हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है और मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। अब ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा था, ये छोटे से सर्कल के हिसाब से सेंटर इधर था, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इधर आ गया, इसका एक कंपोनेंट हमने ऊपर खोल दिया। अब मेन बात पे आते हैं। सोचो अगर इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेंटर की तरफ। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कोई कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर वर्टिकली डाउनवर्ड बनाओ। अरे बेटा ऐसा नहीं है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं या निकालने की कोशिश करता हूं तो ये मैंने ग्रीन वाला वेक्टर बना दिया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया बेटा जी। अब आप इसे जरा फील करिए, महसूस करिए, सोचिए कि इस मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर और AC cos phi कंपोनेंट उसके अगेंस्ट है। तो जरा सोचिए कि क्या इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ये AC cos phi कंपोनेंट नुकसान पहुंचा रहा है? Yes, sir. yes क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है और ये AC cos phi कंपोनेंट इसे सेंटर से अवे बाहर खींच रहा है। तो ऑब्वियस बात है ये AC cos phi कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ नुकसान कर रहा है, उसमें कुछ कमी ला रहा है, उसको डिक्रीज करा रहा है। क्या कहते हो बेटा?
Yes, मुद्दे की बात अगर मैं कहूं तो मुझे एक नया इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा जिसे मैं लिखूंगा g माइनस AC cos phi। अगर ये इक्वेशन आप समझ गए तो डेरिवेशन एंड हो गया, खलास। Yes, sir. हाँ सर। एकदम पक्का समझ आई सबको ये इक्वेशन? नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि ये g नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, AC cos phi उसके बिल्कुल अगेंस्ट ऊपर ऐसे खींच रहा है उसको, तो जो भी g का वैल्यू होगा उसमें AC cos phi से कमी आ जाएगी, उतना लॉस होगा उसका। अब ऑब्वियस बात है, देखो ये पेन है, इसको मैं एक तरफ इधर खींचूं और एक तरफ इधर खींचूं तो नेट फोर्स तो मेरा डिक्रीज होने वाला है, सही है? yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं मेन इसके एक्सपांशन पर। कंसेप्चुअली तो बात इतनी ही है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन एक्सपांशन पर। सो लेट्स राइट के जो मुझे जी इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल जी वैल्यू माइनस AC का फॉर्मूला आना चाहिए R ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। AC का जो फॉर्मूला है ना सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, वो फॉर्मूला होता है R ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा आप याद कर लें, रिकॉल कर लें। हालांकि अपना अभी सर्कुलर मोशन ये चैप्टर पूरा होना है, तो इस स्टेज पर तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप बस इस फॉर्मूले को फिलहाल याद रखिए। सर्कुलर मोशन जब हम चैप्टर कवर करेंगे तो ये बहुत डिटेल में उस वक्त हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इज दैट वेरी क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. मैं यहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो R फैक्टर है ना, स्मॉल r, इस सर्कल का रेडियस, उसको हटा करके ये लिखूंगा मैं, देख लो। तो G इफेक्टिव कितना आएगा? G इफेक्टिव इक्वल टू G माइनस कैपिटल R cos phi इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू अगला cos phi जो यहां पहले से इक्वेशन में मौजूद था, ये वाला, ठीक है। रीअरेंज करते हैं इसको, तो मैंने इसे रीअरेंज किया। G इफेक्टिव इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर phi। ये होती है हमारी इक्वेशन। बट माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर अर्थ ऐसे घूमती है जोर से, स्पीड से, ओमेगा घूमना, तो अर्थ के घूमने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। हो रहा है, Decrease. माइनस माइनस माइनस, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा भाई। माइनस माइनस हो रहा है मतलब ये फैक्टर क्या कर रहा है, जो एक्चुअल जी की हमारी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 9.8, उसमें ये फैक्टर कमी ला रहा है, इतना कम हो रहा है। सोच लो, इतना कम हो रहा है, Yes, sir. ये Yes, चेंज sir. फैक्टर है। अगर मुझसे ये पूछा जाए भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना चेंज हुआ, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करता हूं, लेट मी राइट दिस इक्वेशन हियर। इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा G माइनस G इफेक्टिव इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर phi। मैं ये कहूंगा कि ये चेंज हो गया इतना, ये चेंज फैक्टर है, क्योंकि ओरिजिनल G में से जो एक्चुअल G मुझे मिल रहा है, जब मैं उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। मतलब इतने फैक्टर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुई, डैश डैश, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease. क्यों? वजह, अर्थ घूम रही है। रीजन बड़ा सिंपल है, देख लो, देयर इज अ रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, देयर इज अ रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। अच्छा, मुझसे अभी किसी ने कहा कुछ रिपीट करो, कोई ऐसा पॉइंट है इसमें जो रिपीट करने की जरूरत है? लेट ज्वाइन हुए तो कुछ नहीं No, कर सकता, लेट ज्वाइन हुए तो कुछ नहीं, अब बाकी 60-70 बच्चों का नुकसान तो नहीं करूंगा मैं। ओके, तो हमें ये पता चला कि अर्थ के घूमने का भी एडवर्स इफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पड़ता है। अब मैं कुछ बड़ी मजेदार बातें आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज केस 1 कि हम पोल पर चले जाते हैं, पोल पर, पोल समझते हो, पोल ये यहां, ठीक है। तो बेटा मुझे बताओ कि पोल पर लैटिट्यूड एंगल कितना होता है, हम अभी पढ़ चुके हैं। 90. वेरी गुड। चलो लगे हाथ तो ये भी बता दो कि cos 90 कितना होता है। 0.
अब इस सिचुएशन में अगर मैंने यहाँ फाई की जगह 90 रख दिया और मैंने cos 90 को 0 ट्रीट किया तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. मतलब मुझे आंसर क्या मिलेगा, जी। इफेक्टिव इज इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या है बेटा, बता सकते हो? चेंज नहीं होगा, चेंज 90 नहीं, डिग्री पर चेंज नहीं होगा। शाबाश, चेंज नहीं होगा। मतलब पूरे अर्थ के सरफेस पर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ओरिजिनल वैल्यू कहां देखने को मिलेगी? पोल पर 90 डिग्री पर, पोल पर। पोल पर। ये जो 9.8 हम बोलते हैं ना, ये पोल पर की वैल्यू है एक्चुअली, पोल पर की वैल्यू है ये। ओके, ओरिजिनल वैल्यू। जी इफेक्टिव मैं बोल रहा हूं इसे, लेकिन वो तो जी ही के बराबर निकली ना, कोई डिक्रीज फैक्टर तो आया नहीं यहाँ पे, कोई वेरिएशन तो पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन एक सेकंड केस देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। एट इक्वेटर, ये बताइए फाई कितना होता है? 0 0 0. अब बताइए कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1 1। अब सोच समझकर बताइए कि जी इफेक्टिव कितना मिलेगा। जी माइनस, सोच समझकर बताइए, ये रही तुम्हारी इक्वेशन। माइनस ओमेगा हाँ, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि क्यों ना इस जी इफेक्टिव लिखने को मैं थोड़ा और सिंपल कर दूं और ऐसे लिखूं, जी मेजर्ड एट पोल, क्योंकि बात तो पोल की चल रही है ना बेटा, और जी मेजर्ड एट इक्वेटर। अब एक बात बताइए कि जी की वैल्यू कहां डिक्रीज होती हुई नजर आई? इक्वेटर पे। और कहां एक्चुअल मिली? पोल पर। Pole पर. मतलब जी का वैल्यू कहां ज्यादा है? पोल पर। पोल पर ज्यादा है। और कहां कम है? इक्वेटर इक्वेटर पर कम है। अब इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं अर्थ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई मेरी, ये पोल के लिए एक्सियल लाइन हो गई, और मैं ये कहता हूं कि कोई बंदा ऐसे माइग्रेट कर रहा है, यहां से जा रहा है यहां, क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज। क्योंकि इक्वेटर पर माइनस वाला फैक्टर है और पोल पर कोई सब्सट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर कम है माइनस होने की वजह से, और पोल पर ज्यादा है। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं तो हम कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। अच्छा, इक्वेटर से पोल पर गए तो वेट का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू वेट? एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का, इक्वेटर से लेके मैं उसको ट्रैवल करता हूं पोल की तरफ, बताइए वेट क्या होगा? इंक्रीज ऑल्सो। इंक्रीज, क्योंकि वेट का मतलब क्या? mg। यस, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए, प्रोपोर्शनल है ना। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है तो वेट भी बढ़ेगा, बट नेचुरल। आप सोचिए, अगर कोई बंदा ये कहता है मैं पोल से इक्वेटर पे वापस आ रहा हूं, व्हाट विल हैपन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज की तरफ हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि पोल पर कम होता है। पोल पर क्यों कम हुआ ये समझ आया? सॉरी, इक्वेटर पे कम क्यों हुआ ये समझ आया? यस सर। माइनस, माइनस एक्चुअल वैल्यू में से ये फैक्टर माइनस हो रहा है। अच्छा, कोई बंदा अगर पोल से इक्वेटर की तरफ वापस आने लग रहा है, वेट का क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम ये समझना चाहते हैं कि कितना डिक्रीज होता है एक्चुअली, ठीक है आप बोल रहे हो भाई इधर ज्यादा है इधर कम है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर है, तो यही फैक्टर जो है ना वो डिक्रीज करवा रहा है, यही डिक्रीज फैक्टर है ना इक्वेटोरियल लेवल के हिसाब से। रैंडम पोजीशन लूंगा तो फाई एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, अगर इक्वेटर पे आता हूं तो ये फैक्टर डिक्रीज है ना। यस सर। अब बेटा इसमें आर का जो वैल्यू होता है, आर खास, वो होता है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर।
और ओमेगा जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई टी, और अर्थ के घूमने का टाइम पीरियड हम लोग सब लोग जानते हैं वो कितना होता है 24 आवर्स, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये नंबर अगर हम कैलकुलेट कर लें किसी तरीके से तो हमको ये नंबर मिलेगा 7.275 इंटू 10 टू द पावर -5, 7.275 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड, याद रखिए इस वैल्यू को। और फाइनली अगर हमने आर और ओमेगा का स्क्वायर ये वैल्यू एस्टिमेट कर ली, पूरा कैलकुलेशन बना दिया इसका, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.03386। कितना मिलेगा? 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से माइनस होने वाला टर्म है। तो अब मैं क्या कहता हूं कि आपको ये नंबर याद रख लेना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते बैठना पड़ेगा। तो ये नंबर हमारे दिमाग में पक्का होना चाहिए। कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? 0.03386। यही वजह है कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल वाली निकालते हैं तो हमें तकरीबन मिलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम इक्वेटोर वाली निकालते हैं तो हमें आंसर मिलता है तकरीबन 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हल्का सा डिफरेंस यहाँ आया वो यही है। ठीक है, ये आगे और नंबर कंटिन्यू होते हैं, मैं बस 2 डेसिमल में उसको फिनिश कर रहा हूं। तो ये जो हल्का सा डिफरेंस आया वो इतना है। अब आप बोलेंगे ये तो निग्लिजिबल डिफरेंस है यार, छोड़ दो। हाँ बिल्कुल बेटा, सही बात है आपकी, ये निग्लिजिबल डिफरेंस है, इससे बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये समझना है कि क्या डिफरेंस आता है। तो हाँ, आंसर है डिफरेंस आता है। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. और अभी हम बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे इससे रिलेटेड। पहले तो ये थियरी आपके दिमाग में बिठा लें पूरी पूरी, ओके एकदम? यस Yes, sir. Yes, हर sir. एक बात मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट, घूम रहा है। अर्थ के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे वो क्या कर रहा है? सर्कल। सर्क्यूलर Circular. ये रेडियस, क्योंकि ऐसा सर्कल कर रहा है ये पॉइंट, तो इसका रेडियस इधर ही गिना जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमेगा तो क्या बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस Yes. सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हमने निकाला, लेकिन ये कंपोनेंट देखा जाए तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट के अगेंस्ट है। तो ये यस कंपोनेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सब्सट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा उसमें से। तो इफेक्टिवली जी का वैल्यू ये ऐसे आएगा। फिर हम इसे थोड़ा 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 सॉल्व करते गए और ये आंसर हमें यहां तक मिल गया। गॉट द पॉइंट? यस सर इफेक्टिवली मुझे ये बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा कहाँ है? पोल पर कितनी है? 9.8 9.8. और कम कहाँ है? Equator. Equator पर. इक्वेटर पर। ठीक है, और कितनी है? 9.78 9.78। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेट इक्वेटर से पोल पर माइग्रेट करें तो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। साउथ पोल से वेस्ट की तरफ जाएं तो क्या होगा? Decrease. पोल से Decrease. वेस्ट, वेस्ट इक्वेटर है, पोल साउथ। इंक्रीज। पोल से इक्वेटर पर जाएंगे कमी आएगी, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी। मैक्सिमम डिक्रीज या मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है? 0.0 0.03386। इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि पूरा ही कर लिया ना तुमने, पोल से पूरा इक्वेटर पे आ गए ना। किसी रैंडम पोजीशन पर कितना चेंज होगा? किसी रैंडम लैटिट्यूड पर कितना चेंज होगा, बता सकते हैं? G माइनस R ओमेगा चेंज मतलब सिर्फ ये फैक्टर बोलना, सिर्फ ये। 0.03386 cos square 5 हाँ वेरी गुड, ऐसे भी बोल सकते हो, शाबाश। या ऐसे भी कह लो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। अब लैटिट्यूड जितना है उसके हिसाब से यहाँ 5 पुट अप करो, एंगल निकालो, एंगल निकाल के सॉल्यूशन बना दो आगे का पूरा, यही नंबर कैरी कर लेना। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. और ये
करते हैं। इसमें क्वेश्चन बड़े लॉजिकल आते हैं, ध्यान से समझना। और मैं आज आपको और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं इसके न्यूमेरिकल्स के दौरान। इफ अर्थ वेयर टू स्टॉप, बढ़िया क्वेश्चन है, अर्थ वेयर टू स्टॉप मतलब अर्थ का घूमना रोक दिया हमने अबाउट इट्स ओन एक्सिस, what will be the change in the value of g at a place of latitude 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना फर्क पड़ेगा? दिमाग खोल के इसका सॉल्यूशन बनाएं, दिमाग खोल के मुझे बताएं। फिलहाल करंट क्वेश्चन में फाई कितना है? 60 डिग्री 60 डिग्री। मुझे बताएं जब अर्थ घूम रही है तो जी इफेक्टिव में कैसे लिखूं? g minus r omega square cos square 5। वेरी गुड, cos स्क्वायर फाई। फिलहाल घूम रही है अर्थ। जब अर्थ घूम रही है तो क्या ये फैक्टर माइनस हो रहा है? Yes, sir. यस सर मुझे बताएं कि 60 डिग्री वाली पोजीशन पर यही इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? करेक्ट जा रहा हूं? yes cos 60 कितना होता है? half Half. हाफ होता है। इसका मतलब g माइनस, सोच समझ के बताइए क्या लिखूं मैं? R omega square 1/4 1/4 ठीक है, ठीक है। अब गौर से सुनिए, आज की डेट में फिलहाल इस इंस्टेंट पर अर्थ घूम रही है, इसलिए g की वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस हो रही है, बराबर। आज अभी अर्थ घूम रही है, ओमेगा है, जिंदा ओमेगा है, इसलिए g की वैल्यू में से ये रेड वाला ब्रैकेट माइनस हो रहा है। मेरी बात क्लियरली पहुंची आप तक? यस सर अब सोचिए क्वेश्चन के हिसाब से हाइपोथेटिकल बात है कि अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, तो क्या जो वैल्यू माइनस हो रही थी, ओमेगा मतलब घूम रही है, स्टॉप दी रोटेशन मतलब ओमेगा नहीं मतलब ये वैल्यू नहीं आएगी। तो अर्थ ने अगर घूमना बंद कर दिया तो क्या जो वैल्यू माइनस हो रही थी अब नहीं होगी? Yes, sir. यस सर तो वही हमारा फायदा हुआ वही हमारा फायदा हुआ। यस सर यस सर समझ कर बताइए कि अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा? 0 रॉन्ग, नहीं समझा, -1/4 नहीं समझे, ये भी नहीं समझा। फिर एक बार मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल लॉजिक है, खाली दिमाग का ढक्कन नहीं खुलता हमारा, मजबूरी है। बहुत सिंपल लॉजिक है। फिलहाल अर्थ घूम रही है नहीं घूम रही? घूम रहे हाँ सर फिर ये फैक्टर माइनस हो रहा घूमने की वजह से। यस सर ओमेगा है ना यहाँ, ओमेगा है मतलब घूमने का ही मीनिंग बनता है ना, रोटेशन का ही मीनिंग बनता है। तो ये फैक्टर माइनस हो रहा, मतलब इतना नुकसान हो रहा आज हमारा, यस हमारे लिए जी की वैल्यू में इतना नुकसान हो रहा है आज। अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो वो नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान, इसका मतलब जो नुकसान नहीं हुआ उतना फायदा होगा। जी बचेगा, जी प्लस फिर गलत बात, जी बचेगा जी बराबर है, चेंज कितना हो? प्लस होगा। प्लस भी नहीं होगा। अरे बेटा चेंज कितना होगा ये सोचो। चलो मिसाल के तौर पे तुम रोज 10 रुपये लेके घर से निकलते हो, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब मैं एकदम बकवास मिसाल दे रहा हूं बट देना पड़ रहा है मुझे। जैसे ही तुम रोज 10 रुपए घर से लेके निकलते हो, तुम्हारा छोटा भाई, उसको 2 रुपये तुमको देना पड़ता है, वो मांगता है, तुमको जाने ही नहीं देता। तो रोज तुम 10 रुपए लेके घर से निकल रहे, 2 रुपए का नुकसान हो रहा तुम्हारा। क्लियर? क्लियर है? यस सर तो तुम कितना बचा तुम्हारे पास 2 रुपए गए तो?
₹8 हाँ, तो रोज तुम घर से 10 रुपए ले रहे, 2 रुपए उसको दे रहे, 8 रुपए लेके जा रहे, 10 रुपए ले रहे, 2 रुपए उसको दे रहे, फिर 8 रुपए लेके जा रहे। किसी दिन क्या हुआ कि तुम्हारा छोटा भाई दूसरे गांव चला गया, ठीक है, रिलेटिव्स के पास चला गया, नहीं है घर में आज। अब पूरे हमारे मतलब कितना फायदा हुआ? ₹2 का फायदा हुआ। ₹2 2 रुपए का ही फायदा हुआ ना। हाँ अब अर्थ घूम रही है, इतना नुकसान हो रहा है हमारा रोज। अर्थ के घूमने की वजह से रोज हमारा इतना नुकसान हो रहा है, पल पल हमारा इतना नुकसान हो रहा है। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, बोलो 0.0 स्क्वायर बाय 4 अर्थ ने घूमना बंद कर दिया। मुझे ये फैक्टर बताओ, अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो r ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर बाई 4 का ही फायदा R होगा ना। r ओमेगा स्क्वायर बाई 4 का ही फायदा होगा। हाँ Yes sir. हाँ, तो जो नुकसान से बचे वही फायदा हुआ और वही चेंज है, वही चेंज है। यही पूछा ना इसने, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू, तो यही चेंज है बेटा। ये जा रहा था, अब नहीं गया, हमें मिल गया। अरे हाँ या ना? Yes sir. खत्म हो गई बात। आपसे पूछा जाए चेंज, क्या आंसर लिखोगे? R स्क्वायर बाय Square by 4. अब अगला सवाल मेरा, क्या अर्थ का घूमना बंद करने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी? नहीं 10 रुपए लेके निकले, 2 रुपए तुम्हारा भाई लिया, रोज ले रहा था, आज नहीं लिया, तो तुम्हारे जेब में करेंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी Yes sir. तो उसी तरीके से अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सेकंड में अभी बोले नहीं, अभी बोल रहे हाँ। होश में सुनो, बहुत आसान है, समझने की देर है। क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक और छोटा क्वेश्चन देता हूं। मान लो कि हम लोग कहाँ हैं, 45 डिग्री पे हैं, कहाँ है? 45 डिग्री पे, और सेम सिचुएशन हो गई, सेम सिचुएशन। पहला क्वेश्चन, क्या अर्थ अपना रोटेशन रोक देती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में इंक्रीज होगा? Yes Yes. sir. Yes, बिल्कुल इंक्रीज होगा। दूसरा क्वेश्चन, कितना इंक्रीज होगा? r ओमेगा स्क्वायर बाय R omega square by 4. गलत जवाब। बाय r 2 r ओमेगा स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, ये जो पहले माइनस हो रहा था अब नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? Yes sir. समझा? yes sir but हाँ, cos 45 कितना होता है? 1/1 by root 2 1/√2 स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1/2 Half. हाफ होगा। मतलब ये जो पहले हमारे पास से जा रहा था, जो हमारा नुकसान हो रहा था, अब घूमना बंद हुआ तो ये वैल्यू का नुकसान नहीं हुआ, जो नुकसान नहीं हुआ वो फायदा हुआ। yes sir yes अगला सवाल सोच समझ के बोलना। मान लो कि हम लोग हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हम लोग, अब वापस से अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई इंक्रीज होगा? No sir. no No sir. No sir. क्यों नहीं होगा? maximum 90 0 Or 90 0. ऐसे जवाब नहीं दो, कंसेप्चुअल जवाब दो, वो ठीक है, Omega. मैथमेटिकल आंसर मत दो। 90 डिग्री होने पर हम कहाँ हैं? पोल पर Pole पे. जब हम पोल पर होते हैं तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। Yes sir. सोच के देख, वैसे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो अब अर्थ घूमना बंद करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? पहले जितना था अब भी उतना है। लेकिन अगर हम किसी और जगह पर हैं तो इतना लॉस हो रहा था, और अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो ये लॉस नहीं होगा। अगर ये लॉस नहीं होगा तो फिर हमारा फायदा होगा। आई होप यू गेटिंग इट राइट। yes Yes sir. Yes sir. ओके, अच्छा, एक बिल्कुल सिंपल फालतू सवाल जिसको बोलते हैं वो रखता हूं आपके सामने। आइए देखते हैं। आपने बहुत टाइम ले लिया, 10 मिनट ले लिया इस चीज को समझने के लिए। अभी भी मुझे पक्का पता नहीं है, मैंने कोशिश तो करी है पूरी। If the earth were a perfect sphere, what will be the difference in the acceleration due to gravity from pole to equator? कितना डिफरेंस आएगा भाई? पोल पर कितना होता है? जी क्या होता है?
इक्वेटर पे कितना होता है? G minus 0.02 square. तो पोल और इक्वेटर में अगर मैंने डिफरेंस निकाला तो जी पोल माइनस जी इक्वेटर करूंगा तो क्या आंसर यही आएगा? Yes, sir. करेक्ट लिखा मैंने? Yes. Yes, Yes. sir. तो एकदम इजी सवाल था ये। ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, देखें। आइए देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। लॉजिक चाहिए, अच्छा खासा लॉजिक चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं पूरे मॉड्यूल से ले रहा हूं, तो मॉड्यूल में नंबर भी देख पा रहे होंगे आप, उस हिसाब से सीक्वेंशियली देख लीजिए। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट द apparent weight at the equator becomes zero. Zero. अभी अर्थ को रुका रहे थे हम, अभी क्या करेंगे? फास्ट घुमाएंगे, फास्ट घुमाएंगे। देखो एक जनरल जो इक्वेशन है ना, वो पहले मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने। जी इफेक्टिव है ना, यही बोल रहा था ना मैं, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस, इक्वेटर के हिसाब से बात करूंगा तो ऐसे, या जनरल बात करूंगा तो ऐसे, बराबर? ध्यान से Yes, sir. सुनना मेरी बात। अगर मैंने अर्थ की घूमने की स्पीड बढ़ा दी, घूमने की स्पीड, तो ये 1 2 3 इन तीनों में से क्या बढ़ेगा? ओमेगा। Omega square. शाबाश, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा बढ़ेगा। मतलब इफेक्टिवली क्या ये वैल्यू बढ़ेगी? Yes, sir. ठीक से आंसर करना मेरी बात का, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। तो अर्थ की अगर हमने घूमने की स्पीड बढ़ा दी तो ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा मतलब इफेक्टिवली ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ज्यादा सब्ट्रैक्शन होगा। Yes, sir. Yes. सब्ट्रैक्शन होते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सारा ही खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा। Yes, sir. Yes. आपका भाई 2 रुपए मांग रहा, अगले दिन 3 रुपए मांग रहा, अगले दिन 4 रुपए मांग रहा, अगले दिन 5 रुपए मांग रहा, मांगते मांगते उसने 10 ही रुपए मांग लिए। क्लिक क्लिक हुआ। Yes, sir. Sir. सर आपके पास क्या बचा? जीरो जीरो। Zero. मतलब अगर मैं अर्थ को ज्यादा तेजी से घुमाने लग जाऊं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो सकती है। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes. यस सर। कयामत आएगी उस दिन, पहाड़ उड़ने लगेंगे। पहाड़ कब उड़ेंगे भाई? जब वेट जीरो। Gravitation नहीं होगी. पहाड़ कब उड़ेंगे? जब वेट जीरो हो जाएगा। Yes, वेट sir. कब जीरो होगा? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब जीरो होगी? जब हम बड़ी तेजी से अर्थ को घुमाएंगे। जब हम बड़ी तेजी से अर्थ को घुमाएंगे तो ये फैक्टर एक दिन इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो जी को पूरा खत्म कर देगा। है ना इंटरेस्टिंग? Yes. Yes, sir. यस ऐसा तो हम बिलीव भी रखते हैं कि कयामत आएगी तो पहाड़ उड़ेंगे। सुने होंगे, हाँ sir. Yeah, हाँ, sir. साइंटिफिकली बात साबित होती है, प्रूव है। अब हमें क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट एपरेंट वेट जीरो। वेट कब जीरो होता है बेटा, एक बात बता देना, वेट कब जीरो होगा? Acceleration due to gravity. मुझे वेट को जीरो करना है, ये कब मुमकिन है? सिंपल है ना, ग्रेविटी जीरो होगी। Gravity zero. Gravity zero. है जब इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना पुटअप कर लूंगा? जीरो। Zero. अब मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा यूज किया, देख इधर, जीरो इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पीछे कुछ पटाखे फूट रहे हैं, मे बी, एनीवे डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ज्यादा? नहीं. No sir. नहीं sir. तो मैंने इसको जीरो कर दिया, जी इफेक्टिव को मैंने जीरो कर दिया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर फाई मैंने क्यों नहीं लिखा? Because cos greater cos 0 1 है. बिकॉज व्हाट, बिकॉज व्हाट, बिकॉज व्हाट, बिकॉज
अपरेंट वेट एट इक्वेटर, बात इक्वेटर की चल रही है ना, यस सर। इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अच्छा, अब इसको इधर उधर रीअरेंज कर लो तो क्या फाइनल इक्वेशन ऐसी बनेगी, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी। यस सर। Yes. और हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर। Yes. देयरफॉर हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में बाय आर। जी बाई आर। अब इस बात को याद रखना चाहिए। अगर मैं इस चीज को और बढ़िया तरीके से सॉल्व करने लग जाऊं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट में जी बाई आर। ठीक है, Yes, sir. सोच समझ के बताइए टी क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट में क्या चीज, आर बाई जी। बाई जी। आर बाई जी। अब फैक्ट ये है कि मैं 2 जानता हूं, पाई जानता हूं, आर जानता हूं, जी भी जानता हूं। 2 पाई 3.14, आर 400 किलोमीटर। ठीक है, प्लीज माइक अपने ऑफ रखना। आर जो है वो 6400 किलोमीटर हो गया। जी का वैल्यू यूजुअली 10। तो ये सारे नंबर्स अगर मैं यहां रख के पुटअप करूं और इसे सॉल्व करूं तो अर्थ का घूमने का टाइम पीरियड सरप्राइजिंगली सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 84.6 मिनट हो जाएगा। अब मैं इसमें टाइम पास नहीं करना चाहता, आप ये वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करें। कितना होगा, अराउंड 84.6 मिनट्स। तो हम वही कह रहे हैं ना, अर्थ को तेजी से घुमाओ, तेजी से घूमते 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 ओमेगा बढ़ेगा, ये फैक्टर इंक्रीज हो गया, ज्यादा सब्सट्रैक्ट होने लग जाएगा, ज्यादा सब्सट्रैक्ट होते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जी को पूरा ही खा जाएगा, पूरा ही खत्म कर देगा, इफेक्टिव वैल्यू 0 नजर आएगी। उस दिन वेट 0 होगा। वेट 0 हो गया मतलब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया 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 तो कितना तेजी से घुमाना पड़ा अर्थ को, 84.6 minutes. इतना तेजी से कि आज का 24 घंटे का दिन सिर्फ 84 मिनट में खत्म होना, इतना फास्ट घुमाना पड़ता अर्थ को। नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। Yes, sir. और ऐसा एक दिन होगा, है ना? कब होगा, क्या रीजंस होंगे उसके पीछे पता नहीं, बट ऐसा होगा, ये तो हम जानते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर Yes, मैं sir. ऐसा कहता हूं कि सिमिलर सिचुएशन आप सॉल्व करो, सेम सिचुएशन एट फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेम सिचुएशन, ऐसे ही टाइम पीरियड निकालो, उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। तो इक्वेशन पूरी इस्तेमाल करो, ऐसे लिखूंगा ना मैं, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस, बोलो, R omega square. कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, बताओ क्या होगा, √3/2। 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर √3/2 का 3/2। स्क्वायर। और ये मैंने 0 क्यों लिखा, इक्वेटर। इक्वेटर की बात कर रहे हो, कहाँ जाते हो, क्वेश्चन में दिए ले सर, इसलिए। हैं? ये मैंने 0 क्यों लिखा, हम ये कह रहे हैं ग्रेविटी 0 है। 15 मिनट से समझा रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हमने अर्थ को तेजी से घुमाया, इतना तेजी Gravity से zero घुमाया, इतना तेजी से घुमाया, इतना तेजी से घुमाया कि अर्थ की ग्रेविटी पूरी खत्म हो गई, ये फैक्टर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पूरा जी को खा गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ गया। यस सर। अरे यहाँ भी तो लिखा था 0। Yes, sir. तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं लिखने लग जाऊं तो ऐसे लिखूंगा, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 3 इज इक्वल टू जी, क्या कहते हो, Yes, sir. यस सर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4g डिवाइडेड बाई 3r, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 4g डिवाइडेड बाय 3r। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4g डिवाइडेड बाय 3r, एंड henceforth I can finalize this as t is equal to 2 pi अंडर रूट में 3r/4g। r by 4g। अगर ये 4 मैं बाहर ले लूं तो आंसर आएगा पाई 3r by g। सही है? यस सर। तो वो ऑब्जेक्ट जो 30 डिग्री वाले लैटिट्यूड पर है
उसका वेट 0 करने के लिए ये टाइम पीरियड चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट जो इक्वेटर पर है उसका वेट करने के लिए 0 करने के लिए ये टाइम पीरियड चाहिए। अलग अलग टाइम पीरियड्स होंगे, हर ऑब्जेक्ट की एपरेंट वेट अलग अलग तरीके से क्रिएट होगी ना, क्योंकि हर जगह पे तो अलग अलग जी है। Yes, sir. आप समझे नहीं समझे? यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल, पूरा अच्छे तरीके से? Yes. ओके। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। अब आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और अगर कुछ बाकी रह जाता है या नहीं आता है तो फिर मुझे आप बताएं, हम उस पर फिर अगले लेक्चर में या कॉलेज में पर्सनली बात कर सकते हैं उस पर। ठीक है, ये क्वेश्चंस बड़े आसान है, सिंपल है, कर पाएंगे? Yes, sir. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सेंड मी द सॉल्यूशंस, आपने कैसे सॉल्व किया उसको, आई कैन शेयर दो सॉल्यूशंस इफ करेक्ट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक बातें याद रखिए, फंडामेंटली जितनी चीजें आपको समझानी थी मैंने पूरी बता दी। ओके, रुक जाए फिर यहाँ पे। Yes, sir. sir. यस सर।